हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। चलिए आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम लोग 4 मई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। ध्यान रखिए, जो लोग भी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। साथ में ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, वो लोग ध्यान रखिए, टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रखिए, मेरी जितनी भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं जो कि मैं अनअकैडमी पर एज अ स्पेशल क्लास लेता हूं या फिर यूट्यूब पर लेता हूं, उन सब के लिंक मैं टेलीग्राम पर ही डालता हूं। तो ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लासेस का पता लगता रहे। बाय द वे आपको बता दूं, 3 से लेकर कल 3 तारीख हो चुकी है, आज 4 तारीख है, और इस तरीके से 6 तारीख तक लगातार इन 4 दिनों में मैं 4 क्लासेस दे रहा हूं। 2 क्लासेस जिसमें कि मैं स्टैटिक जीके एमसीक्यूज की ले रहा हूं और 2 क्लासेस करंट अफेयर की ले रहा हूं। ये चारों क्लासेस सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप देख सकते हो। और ये कहां पर है? ये अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर है। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। चारों क्लासेस का टेलीग्राम पर भी मैंने शेयर किया हुआ है, तो आप लोग इन सभी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। 3 से लेकर 6 मई तक मेरी क्लासेस दोपहर में 3 से लेकर 4 बजे तक हो रही हैं। आप भी इनका फायदा ले सकते हो। कल की क्लास अगर आपकी छूट भी गई है तो सब आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मेरे प्रोफाइल पे जाना है, वहां पर फ्री क्लासेस का ऑप्शन होगा, वहां पे चले जाइएगा और पुरानी जितनी भी फ्री क्लासेस हैं आप वहां से देख सकते हो। 3 तारीख वाली मतलब कल की जो स्टैटिक जीके की क्लास थी उसको सभी लोग देख लीजिएगा। और आज शाम को 3 बजे मिलना मत भूलिएगा। 3 से 4 आज हम लोग फिर से स्टैटिक जीके के एमसीक्यूज को गो थ्रू करेंगे। जितने भी न्यू स्टूडेंट है ध्यान रखिएगा, वहां पर आपसे अनलॉक कोड मांगेगा, तो बस अनलॉक कोड वरुण 777 डाल दीजिएगा ताकि आपकी क्लास खुल जाए। एक और अनाउंसमेंट है, आने वाले 7 मई से मैं जीएस का फुल कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, मतलब स्टार्ट होने जा रहा है। ये लाइव है ऑलरेडी कोर्स, आप इसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, ये फ्री नहीं है, ये पेड कोर्स है। वरुण 777 डिस्काउंट कोड है इसके लिए भी। अगर आप इसको लगाते हैं तो अनअकैडमी पर 10% का फी में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये वो कोर्स है जहां पर मैं आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस को सब कुछ कवर कर रहा हूं आने वाले एग्जाम्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, विच वैक्सीन हैज बीन ऑथराइज्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इमरजेंसी यूज इन कोविड केसेस। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में ये कौन सी वैक्सीन है जिसको डब्ल्यूएचओ के द्वारा ऑथराइजेशन दे दिया गया है कोविड के इमरजेंसी केसेस में। कहने का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इनमें से किस वैक्सीन को अभी हाल ही में अप्रूवल मिल चुका है। तो ये दुनिया का 6वां ऐसा वैक्सीन बन गया है, मॉडर्ना जिसका नाम है, जिसको डब्ल्यूएचओ के द्वारा अभी हाल ही में ऑथराइजेशन दे दिया गया है कोविड के इमरजेंसी केसेस के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल कितने ऐसे वैक्सीन हो गए हैं जिनको डब्ल्यूएचओ का ऑथराइजेशन मिल चुका है इमरजेंसी केसेस के लिए। ध्यान रखिएगा, वैसे तो दुनिया में और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कोवैक्सीन का नाम नहीं है, लेकिन कोवैक्सीन इमरजेंसी केसेस के लिए नहीं है, वो प्री केसेस के लिए है, जब आपको बचाव करना है। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि अगर आप अभी तक कोविड से ग्रसित नहीं हो तो उस केस में आप कोवैक्सीन ले सकते हो। लेकिन इमरजेंसी यूज का आप मतलब समझ रहे हो, जो ऑलरेडी ग्रसित हैं तो उनके लिए टोटल ये 6 वैक्सीन हो गए हैं अब दुनिया में जिनको डब्ल्यूएचओ के द्वारा अप्रूवल मिल चुका है। पहला है आपका ऑक्सफोर्ड का एस्ट्राजेनेका, दूसरा है बायोएनटेक का बायोएनटेक है आपका बी फाइजर का, तीसरा है स्पुतनिक 5, चौथा है आपका सिनोफ्राम, और पांचवा हो गया मॉडर्ना अभी ये, और जॉनसन एंड जॉनसन। ठीक है, तो ये टोटल 6 कंपनीज हैं जिनके वैक्सीनेशन को डब्ल्यूएचओ के द्वारा इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल चुका है। डब्ल्यूएचओ की बात करें तो इसकी स्थापना 1948 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा और डब्ल्यूएचओ के प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे टेड्रोस एडनैन। क्या नाम है? टेड्रोस एडनैन। अगला क्वेश्चन है, और हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो मॉडर्ना वैक्सीन है ये कौन से देश की है वैक्सीन? ये अमेरिकी वैक्सीन है, यूएस की है ये वैक्सीन। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट्स हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर द सेल ऑफ हाउ मैनी P-81 एयरक्राफ्ट टू इंडिया। अमेरिका के द्वारा अभी हाल ही में अप्रूवल दे दिया गया है कि अमेरिका ऐसे P-81 एयरक्राफ्ट कितने हैं जो कि भारत को बेचेगा। भारत ऐसे 6 एयरक्राफ्ट खरीद रहा है अमेरिका से, और अमेरिका के द्वारा फाइनली इसको अप्रूवल भी दे दिया गया है। ये जो P-81 एयरक्राफ्ट है इसकी खास बात है, ये मैरीटाइम सर्विलांस के लिए यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट। ठीक है, और इसको हमारी इंडियन नेवी यूज करेगी, तो बहुत जल्द ये ऐसे 6 और एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के पास आ जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार ने अमेरिकी सरकार से जो डील साइन करी है वो 2.42 मिलियन यूएस डॉलर की साइन करी गई है। मतलब कहने का ये है कि 2.42 मिलियन यूएस डॉलर की मदद से ऐसे 6 P-81 एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी को बहुत ही जल्द
मिल जाएंगे। इंडियन नेवी के इस टाइम पे हमारे एडमिरल कौन है? करमवीर सिंह। एक खास बात और है, ये जो P-81 एयरक्राफ्ट है इसको अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा बनाया गया है, और बोइंग का इसमें कहना है कि इंडियन नेवी को ये ऑफर दे रही है बोइंग कंपनी इसके तहत कि अगले 30 सालों तक भारतीय नौसेना अगर इसमें अपग्रेडेशंस कराना चाहे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, एक कंप्लीट पैकेज दिया गया है कि अगले 30 सालों तक इसकी कैपेबिलिटी अगर बढ़ाना चाहती है इंडियन नेवी तो वो फ्री मेंटेनेंस फैसिलिटी उसकी देंगे। अगर इक्विपमेंट कोई लगता है तो उसके चार्जेस देने पड़ेंगे, लेकिन मेंटेनेंस फैसिलिटी फ्री मिलेगी अगले 30 साल तक। अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑन विच डेट? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कौन से दिन? तो ये दिन हर साल हम लोग मनाते हैं 3 मई को, और इस बार की 2021 की थीम आपको ध्यान रखनी है, बड़ी छोटी सी थीम है, इस तरीके की थीम जरूर पूछी जाती है, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। अगला क्वेश्चन है, G7 फॉरेन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग इज गोइंग टू बी हेल्ड इन विच पीरियड? G7 की फॉरेन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है इसका आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? इसका आयोजन कल से शुरू हो चुका है, मतलब 3 मई से 6 मई तक इसका आयोजन चलेगा। ये बेसिकली 4 दिन का इवेंट है। इस बार G7 की तरफ से 2021 की फॉरेन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है। भारत की तरफ से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आपको पता है G7 की स्थापना कब करी गई थी? इसकी स्थापना 1975 में करी गई थी, और G7 एक ग्रुप है 7 देशों का बेसिकली, जिसमें आपका कौन कौन से कंट्री हैं? जापान हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, इटली है इसमें, कनाडा है, जर्मनी है और फ्रांस है। तो आप देख सकते हो टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 कंट्रीज हैं जिनको मिलाकर G7 ये ग्रुप बनता है। अब आप कहोगे फिर भारत यहाँ पर क्यों पार्ट ले रहा है? तो ध्यान रखना है आपको, भारत एज अ गेस्ट यहाँ पर पार्ट ले रहा है। ओके, क्योंकि हम सभी को पता है पूरी दुनिया में उभरता हुआ सबसे बड़ा अगर कोई मार्केट है तो वो है भारत। आज दुनिया का हर सबसे बड़ा देश भारत के साथ इसी वजह से रिश्ते रखना चाहता है, क्योंकि हम ट्रेडिंग हो, डेवलपमेंट हो या टेक्नोलॉजी में हो, सबसे ज्यादा उभरते हुए तारे के रूप में हम लोग पूरे वर्ल्ड में दिख रहे हैं। और बहुत जल्द भारत अमेरिका को पछाड़कर चाइना नंबर 1 पे होगा, और सेकंड नंबर पे ट्रेडिंग के मामले में भारत होगा। वैसे ऑलमोस्ट भारत अमेरिका को पछाड़ ही रहा है ट्रेडिंग के मामले में। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट ऑलरेडी है ट्रेडिंग पर्पज से, इस वजह से हर एक देश की नजर भारत के ऊपर हमेशा रहती है। अगला क्वेश्चन है, विच कोविड वैक्सीन ऑर्गेनाइजेशन हैज डोनेटेड मेडिसिन वर्थ $70 मिलियन टू इंडिया? ये कौन सी कोविड वैक्सीन बनाने वाली संस्था है जिसने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया है कि $70 मिलियन की कोविड वैक्सीन भारत को देंगे, और ये डोनेट कर रहे हैं, इसके लिए कोई पैसा ये नहीं लेंगे। तो $70 मिलियन की कोविड वैक्सीन और मेडिसिन भारत को देने जा रहा है पी फाइजर। और पूरे वर्ल्ड में देखा गया है कि पी फाइजर का जो वैक्सीन है ये 95% तक केसेस में कारगर साबित हुआ है। और ये अनाउंसमेंट पी फाइजर के सीईओ जिनका नाम है एल्बर्ट बोर्ला, क्या नाम है? एल्बर्ट बोर्ला, इनके द्वारा अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज सिक्योर्ड विच रैंक इन आईसीसी T20 रैंकिंग रिसेंटली? अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा T20 की रैंकिंग लेटेस्ट जारी करी गई, जिसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? इस बार 2021 के सेकेंड क्वार्टर में आईसीसी T20 रैंकिंग में भारत ने दूसरी रैंक सिक्योर करी है। अब यहाँ पर समझिए बहुत ध्यान से, ये कंफ्यूजिंग हो जाता है आपके लिए, मैं आपको यहाँ पर सब बता देता हूँ इस टाइम पर करंट रैंकिंग भारत की कहाँ पर चल रही है, किसमें, किस फॉर्मेट में क्या चल रही है। सबसे पहले T20 की ही बात कर लेते हैं। तो T20 में नंबर 1 पे इस टाइम पे है इंग्लैंड, नंबर 2 पे है इस टाइम पे भारत, आपके सामने आंसर है ये लिखा हुआ है, और नंबर 3 पर है इस टाइम पे न्यूजीलैंड T20 में। अब यहाँ पर अगर टेस्ट की बात करते हैं तो टेस्ट फॉर्मेट में नंबर 1 पे भारत है, इंडिया, नंबर 2 पे है न्यूजीलैंड, और नंबर 3 पर है ऑस्ट्रेलिया, और तीसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर वनडे इंटरनेशनल की। ओडीआई में भारत थोड़ा सा नीचे है, न्यूजीलैंड नंबर 1 पे है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर है, और भारत नंबर 3 पर है। ठीक है, तो ये T20 रैंकिंग हो गई, टेस्ट रैंकिंग हो गई, और ओडीआई रैंकिंग हो गई। ये करंट टाइम पर यही चल रही है, ध्यान रखिएगा। और आईसीसी की स्थापना 1909 में करी गई थी। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई, और अभी कुछ ही टाइम पहले 2020 के आखिर में आईसीसी के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम क्या है? इनका नाम है ग्रेग
ब्रैकली, क्या नाम है, ग्रेग ब्रैकली। ग्रेग ब्रैकली न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। ये न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन थे, तो अभी हाल ही में कुछ ही महीनों पहले आईसीसी के नए चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किए गए। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज डोनेटेड ₹70 करोड़ वाइल कोविड पैंडेमिक 2021। ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में भारत के सभी राज्यों के लिए एक साथ 70 करोड़ रुपए की धनराशि डोनेट करी है? यह है भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पहले इस बैंक का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था। 1955 में एसबीआई की स्थापना करी गई थी। तो एसबीआई के द्वारा पूरे भारत में ये जो 70 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ये भारत में किसी भी राज्य में बेड्स की सुविधाएं हॉस्पिटल में उपलब्ध कराने के लिए पैसा डोनेट किया गया है, साथ में वेंटिलेटर्स की फैसिलिटी देने के लिए किया गया है। तो एसबीआई पहला ऐसा बैंक है जो कि उभर के सामने आया है, मतलब एक पर्टिकुलर धनराशि के साथ इस टाइम पर कोविड पैंडेमिक में डोनेशन के लिए। एसबीआई के इस टाइम पे चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। भारत का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, और एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में करी गई थी। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में, और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा, बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई, और पीएनबी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरपर्सन है इस टाइम पे संजीव चड्ढा, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये। और बैंक ऑफ इंडिया के इस टाइम पे सीईओ हैं पी आर राजा गोपाल। क्या नाम है, पी आर राजा गोपाल। और पीएनबी के हैं इस टाइम पे एस एस मल्लिकार्जुन राव। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट एज अ टेररिस्ट ग्रुप। ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट नाम का ये जो ग्रुप है, इसको अभी हाल ही में टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर दिया है? आपको बता दूं, टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट एक ग्रुप है, कहाँ का, यह है इथोपिया का। तो इथोपिया के प्रधानमंत्री एबी अहमद के द्वारा अभी हाल ही में इनके कैबिनेट के द्वारा फैसला लिया गया, और फाइनली टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट को एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। अब आपको बताता हूं, ये जो टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट है, इनके साथ ऐसा क्यों किया गया। इनकी स्थापना 1975 में करी गई थी। ओके, इस ग्रुप की खास बात यह है कि ये पहले यहाँ पर इथोपिया में रूलिंग पार्टी भी रह चुके हैं। मतलब कहने का कि ये हमेशा हैवली आर्म्ड रहते हैं, हमेशा ये इनका जो पूरा ग्रुप है ये हथियारों से लैस रहता है, और पहले भी ये राज कर चुके हैं इथोपिया पर एज अ रूलिंग पार्टी। लेकिन इनकी खास बात यह है कि ये जो टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट है, इनकी सोच ये है कि इथोपिया में डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, केवल इनका ही शासन चलना चाहिए। तो इस टाइम पर एबी अहमद की यहाँ पर सरकार चल रही है, और इनके द्वारा टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट को टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, कोई भी ऐसा ग्रुप जो कि डेमोक्रेसी के खिलाफ है, वो देश के भी खिलाफ हो जाता है। ओके, इसकी स्थापना 1975 में करी गई थी, और इसके संस्थापक थे, इनका नाम है एरिगावी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एरिगावी बेरहे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट। और इथोपिया के प्रधानमंत्री एबी अहमद है इस टाइम पे, और इथोपिया की राष्ट्रपति इस टाइम पे कौन है, इनका नाम है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, साली वर्क जिवडे। शाली वर्क जिवडे। इथोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा। श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धने और कोलंबो। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 2 लाख टैप वाटर कनेक्शंस बाय 2022। अभी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि ये साल 2022 तक अपने पूरे राज्य के अंदर 2 लाख टैप वाटर कनेक्शंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, मतलब घरों के अंदर नल की सुविधा प्रोवाइड करेंगे 2 लाख घरों के अंदर। तो ये राज्य सरकार है जयराम ठाकुर की सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया। ध्यान रखिए, अनाउंसमेंट इनका जो किया गया है, ये भारत सरकार के द्वारा जो एक स्कीम चलाई जा रही है जिसका नाम है हर घर नल योजना। हर घर नल योजना, इसको लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो पूरे भारत में इसका नाम है हर घर जल योजना। हर घर जल योजना पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरे भारत में हर घर जल योजना लॉन्च करी गई थी। इस योजना का यह उद्देश्य है, पूरे भारत में कोई भी घर ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसके अंदर टैप वाटर की फैसिलिटी ना हो। इसके लिए भारत सरकार 2024 तक का टारगेट लेकर चल रही है। उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले उत्तर प्रदेश के अंदर हर घर नल योजना के रूप में इसी को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में योगी आदित्यनाथ की सरकार के साथ मिलकर। अभी इसको हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि वो अपने राज्य के अंदर 2022 तक ये काम पूरा कर देंगे, 2 लाख टैप वाटर की फैसिलिटी देकर।
आपको ध्यान रहना चाहिए हमेशा, हर घर जल योजना के तहत भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने 100% टारगेट अचीव कर लिया है? ये है गोवा राज्य। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है और गोवा हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू टच 100% अवेलेबिलिटी ऑफ हर घर जल योजना। ओके, केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, राजस्थान में अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी हैज इनॉग्रेटेड फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट इन विच स्टेट? अभी हाल ही में भारतीय थल सेना के द्वारा पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट जिसकी स्थापना कौन से राज्य में करी गई है? इसकी स्थापना इंडियन आर्मी के द्वारा सिक्किम स्टेट के अंदर करी गई है। ओके, और आपको बता दूं ये जो ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट है, मतलब कहने का ये आप मतलब समझ लीजिए, इसका मेन मकसद ये है कि एक ऐसा सोलर प्लांट जिससे जो एनर्जी प्रोड्यूस करी जाएगी इससे आसपास के कई सारे सैकड़ों गांवों को बिजली मिल सकती है। ओके, तो इसको इंडियन आर्मी के द्वारा अभी हाल ही में सिक्किम में लॉन्च किया गया। इसका पोटेंशियल कितना होगा? इसका पोटेंशियल होगा 56 किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज आपको खास बात ये ध्यान रखनी है, मैं आपको बता दूं भारत सरकार ये टारगेट लेकर चल रही है कि 2022 तक भारत सरकार को रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है ये टच करना है 175 गीगावाट। ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत है। तो टारगेट बहुत बड़ा है, इस वजह से इंडियन आर्मी भी साथ दे रही है और इंडियन आर्मी में ने सिक्किम के अंदर एक ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट की अभी हाल ही में स्थापना कर दी है। इंडियन आर्मी के चीफ हैं इस टाइम पे मनोज मुकुंद नरावने। सिक्किम के अंदर यहाँ पर सरकार है इस टाइम पे PS तमांग की और गवर्नर है यहाँ पर गंगा प्रसाद। क्या नाम है? गंगा प्रसाद। एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बताऊं, इंडियन आर्मी की इसमें मदद कौन सा IIT कर रहा है? IIT बॉम्बे इंडियन आर्मी की इसमें मदद कर रहा है। ओके, और नागालैंड में नेपियर यो की सरकार है, गवर्नर है RN रवि। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू की सरकार है, गवर्नर है BD मिश्रा। मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार है, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस? अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के नए MD के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किए गए हैं M बाला सुब्रमण्यन। क्या नाम है? महेश बाला सुब्रमण्यम। इन्होंने अभी हाल ही में सक्सीड किया है जी मुरलीधर को। तो इससे पहले जी मुरलीधर कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के MD थे, अब इनकी जगह ले ली है महेश बाला सुब्रमण्यन ने। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस इसकी स्थापना कब करी गई थी? ध्यान रखना है 2001 में इसकी स्थापना करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई। कोटक महिंद्रा का भी हेडक्वार्टर मुंबई है। कोटक महिंद्रा बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी कुछ टाइम पहले कोटक महिंद्रा बैंक के एक बार फिर से CEO अपॉइंट किए गए थे। कौन? उदय कोटक। क्या नाम है? उदय कोटक। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली पंडित देबू चौधरी हैज पास्ड अवे। अभी हाल ही में पंडित देबू चौधरी का निधन हो गया। ही वॉज नोन विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? ये सितार वादक थे, सितार प्ले करते थे। ओके, आपको बता दूं पंडित देबू चौधरी म्यूजिक फील्ड में बहुत बड़ा नाम थे। एक चमकता हुआ सितारा जो कि अब नहीं रहा, जिनका नाम है देबू चौधरी। इनको भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका था और साथ में इनको संगीत नाटक अकेडमी से भी सम्मानित किया जा चुका था। अभी हाल ही में 85 की उम्र में इनका निधन हो गया नई दिल्ली में। इवन इतना ही नहीं, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनके द्वारा 6 किताबें भी लिखी गई हैं इनके टेन्योर में। तो पंडित देबू चौधरी जो कि 85 की उम्र में अब नहीं रहे, सितार वादक थे। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ध्यान रखिएगा 7 तारीख को जो GS का बैच स्टार्ट हो रहा है, अगर आप उसे ज्वाइन करने वाले हैं तो पहली क्लास से ही ज्वाइन करिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक भी क्लास आपकी छूटनी नहीं चाहिए। और आज शाम को 3 से 4 जो कि स्पेशल क्लास है स्टैटिक GK की, वहां पर मिलना मत भूलिएगा। सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है, अगर आप नहीं देख पाए तो वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगल में हो।